यूनिट इट इज रिलेटेड टू द बैंकिंग रेगुलेशन। अब रेगुलेशन की जरूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि बैंकिंग चैनल में बैंक्स का अपना कोई भी पैसा नहीं है। इफ वी टॉक अबाउट कि बैंक XYZ यहां पर क्या कर रहा है, लेंडिंग कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो कौन से पैसे कर रहा है? ये पब्लिक का डिपॉजिट है जो इसके पास पड़ा है। इस पैसे को फर्दर ये लेंड कर रहा है, इस पैसे को फर्दर ये क्या कर रहा है, आगे इन्वेस्ट कर रहा है, यानी कि पब्लिक मनी के साथ ये डील कर रहा है। तो यहां पर प्रॉपर गवर्नेंस इस चीज की रिक्वायर्ड है ताकि पब्लिक का जो ट्रस्ट है वो यहां पर बैंकिंग सिस्टम में बना रहे। तो यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने के साथ साथ जो सेबी है, IRDA है, वो फाइनेंशियल सिस्टम की क्या करते हैं, रेगुलेशन करते हैं। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, ठीक है। तो सेबी किस चीज की रेगुलेशन करता है, कैपिटल मार्केट की करता है। IRDA किसकी करता है, इंश्योरेंस रेगुलेशन करता है। PFRDA किसकी करता है, PFRDA इज रिलेटेड टू द पेंशन फंड रेगुलेशन। ओके, RBI जो है वो बैंकिंग सेक्टर की रेगुलेशन करता है, साथ के साथ जो हमारे पास जो मनी मार्केट है उसकी रेगुलेशन भी करता है, ठीक है। तो रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम इज डन अंडर द बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस तरह से एक्ट करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट अंडर द RBI एक्ट, यानी कि RBI एक्ट 1934 के अंदर जो पावर्स यहां पर कॉन्फर की गई हैं टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनके तहत यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, यहां पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है। एंड फॉर द बैंकिंग रेगुलेशंस के अंडर जो रेगुलेशंस की एम्पावरमेंट दी गई है उसके तहत बैंक्स की रेगुलेशन की जाती है, ठीक है। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया था 1949 में एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1934 में। दोनों ही एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों के जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उनको हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैंकिंग कहां पर डिफाइंड है, बैंकिंग इज डिफाइंड इन सेक्शन 5। तो सेक्शन 5 डिफाइन करता है बैंकिंग को, जबकि सेक्शन 6 में बताया गया है कि बैंक कौन कौन सी एक्टिविटीज में परमिटेड है। यानी कि सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 में बताया गया है कि कौन सी एक्टिविटीज परमिटेड है एंड सेक्शन 6 सब सेक्शन 2 में बताया गया कि कौन सी एक्टिविटीज परमिटेड नहीं है। एंड फर्दर सेक्शन 49 जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का वो ये कहता है कि बैंक्स को छोड़ करके ना कोई भी पर्सन, कोई भी इंस्टीट्यूट यहां पर डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, दैट इज विड्रॉएबल बाय चेक। तो हमने कल भी NBFC और बैंक के केस में डिफरेंसेस को पढ़ा था, वहां पर भी सेम ही चीज पढ़ी थी कि बैंक के केस में आप चेक के थ्रू पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन NBFC के केस में आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। अगर आपको याद हो तो हमने ये चीज यहां पर गो थ्रू करी थी। ओके, सो नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। सिर्फ और सिर्फ ये सेक्शंस कर लीजिए डेफिनेटली, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। पहला सेक्शन है सेक्शन 5B, दैट इज रिलेटेड टू बैंकिंग। नाउ बैंकिंग इज बेसिकली बैंक क्या इंटरमीडियरी की तरह एक्ट करते हैं। बैंक क्या है, इंटरमीडियरी की तरह एक्ट करते हैं। एक जगह से डिपॉजिट एक्सेप्ट किया, फर्दर उसको लेंडिंग के पर्पज से या फिर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आगे हम उसको इस्तेमाल करते हैं। यानी कि बैंक के पास अपना कोई यहां पर पैसा नहीं है, बैंक जो है यहां पर लोगों से पैसा लेते हैं, आगे इन्वेस्टमेंट एंड लेंडिंग पर्पजेस के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। एंड फर्दर दैट पर्टिकुलर डिपॉजिट्स आर विड्रॉएबल बाय द पब्लिक बाय वे ऑफ डिमांड। या तो वो पैसा डिमांड करके या फिर अदरवाइज किसी तरीके से, या फिर किसी चेक के थ्रू, ड्राफ्ट के थ्रू, या किसी और इंस्ट्रूमेंट के थ्रू यहां पर पैसा वो विड्रॉ कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? That is withdrawable by the public. Okay, that is basically related to the definition of the banking. And further section 7 क्या prohibit करता है? Section 7 कहता है कि use of banking and the banking company words are restricted to be used only and only by the banks licensed by the Reserve Bank of India. यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जिन बैंक्स को लाइसेंसिंग दी है सिर्फ वो अपने नाम में बैंक, बैंकर, बैंकिंग कंपनी के जो वर्ड्स हैं वो ही इस्तेमाल कर पाएंगे, और कोई भी इंस्टीट्यूट और कोई भी जो पर्सन है वो यहां पर इन वर्ड्स को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। सेक्शन 10 की बात कर लीजिए, जो यहां पर बात करता है रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द मैनेजिंग एजेंट्स। जो ऑफिस है डायरेक्टर्स का, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर का, उनकी एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करता है सेक्शन 10। Section 7 itself is very important. The sections I have highlighted over here are very very important. Section 11 जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का है वो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड रिजर्व रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करता है। तो मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी चाहिए एंड फर्दर रिजर्व रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए उनके बारे में बात करता है। तो यहां पर रिक्वायरमेंट्स जो है वो यहां पर जो डोमेस्टिक बैंक्स हैं, जो यहां पर प्राइवेट बैंकिंग कंपनीज हैं, उनके केस में जो रिक्वायरमेंट है दैट इज ₹5 लाख। एंड फर्दर फॉरेन बैंक्स के लिए रिक्वायरमेंट जो है वो मिनिमम 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। एंड कैपिटल स्ट्रक्चर सेक्शन 11 इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रिलेटेड टू द पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। देखिए इंपॉर्टेंट सेक्शंस है।
इफ यू आर प्रीमियम मेंबर्स तो आपको ये ई पीडीएफ नोट्स जो है वो डाउनलोड सेक्शन में देखने को मिल जाएंगे विद इन 24 आवर्स। एंड फर्दर ये वीडियोस के सभी नोट्स अवेलेबल रहेंगे। अगर आपने एनरोल नहीं किया जल्दी से जल्दी वेबसाइट विजिट कर लीजिए iibf.info, वहां पर जाकर एनरोल कर लीजिए। सेक्शन 12 जो है दैट इज रिलेटेड टू द कैपिटल स्ट्रक्चर, दैट इज रिलेटेड टू द कैपिटल स्ट्रक्चर। तो मैंने आपको एक छोटा सा एक आइडिया दिया था कल की डेट में, दैट वाज रिलेटेड टू व्हाट, दैट वाज रिलेटेड टू व्हाट, कि मैंने आपको कहा था कि हमारे पास यहां पर कंपनी के जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसके केस में यहां पर बताया जाता है कि कंपनी जो है वहां पर कैपिटल क्लोज रहती है कि कंपनी किसी भी समय पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी कैपिटल यहां पर पब्लिक से रेज कर सकती है। दैट इज अ मैक्सिमम कैपिटल दैट द कंपनी इज ऑथराइज्ड अंडर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन व्हिच द कंपनी कैन रेज इन द वे ऑफ इक्विटी फ्रॉम द पब्लिक। ओके, एंड दैट इज पॉसिबल ओनली एंड ओनली इन द केस ऑफ द पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो है वो पब्लिक से पैसा नहीं उठा सकती हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है वो यहां पर पब्लिक से पैसा उठा पाएंगी। एंड दैट इज आल्सो रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट व्हिच इज मेंशन्ड ओवर देयर इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इज दैट क्लियर? अब यहां पर पर्टिकुलरली देखिएगा, अब यहां पर पैसा हमने डिफाइन कर दिया कि जैसे हमने कल बात की थी, इट इज 20,000 करोड़ रुपीज जो कि यहां पर मेंशन्ड है व्हिच इज द मैक्सिमम अमाउंट द कंपनी कैन रेज। ओके, लेट अस जस्ट अज्यूम दैट ये मैक्सिमम अमाउंट मेंशन था, तो ये बेसिकली किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल टू द ऑथराइज्ड कैपिटल, दिस इज इक्वल टू ऑथराइज्ड कैपिटल। अब नाउ द कंपनी डिसाइडेड सो एज टू इशू एज आईपीओ, तो कंपनी ने डिसाइड किया कि इनिशियल पब्लिक ऑफर के तहत जो कंपनी है वो यहां पर 5,000 करोड़ रुपए अभी रेज करना चाहती है पब्लिक से। ओके, 5,000 करोड़ जो है कंपनी रेज करना चाहती है पब्लिक से। तो कंपनी ने यहां पर क्या किया? कंपनी ने यहां पर 5,000 करोड़ का अभी इशू निकाल दिया। आउट ऑफ 20,000 करोड़ कंपनी ने 5,000 करोड़ का इशू निकाल दिया। नाउ दिस पर्टिकुलर अमाउंट इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड द इशूड कैपिटल। आई विल बी राइटिंग इट एज आईसी। सो आईसी ओवर हियर इज 5,000 करोड़। IC over here is 5,000 crores. Now what happens further कि अब यहां पर कंपनी जो है वो प्रोस्पेक्टस निकालेगी एंड फर्दर जो यहां पर इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस कंपनी में पर्टिकुलरली, दे विल बी सबमिटिंग द एप्लीकेशंस, दे विल बी सब्सक्राइबिंग द एप्लीकेशंस इन जनरल वी कैन से। So they will be subscribing the applications over there by the way of ESBA. By the way of ESBA, they will be subscribing the applications, so their amount will be blocked in their accounts. So there will be ESBA applications that will be submitted. That is called what? That is called subscription. That is called the subscription. Okay, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं. That is called the subscription, or in form of capital we can say it is a subscribed capital. Subscribed capital. Now subscribed capital के केस में दो कंडीशंस बन जाती हैं. सब्सक्राइब कैपिटल के केस में दो कंडीशन बन जाती हैं. वन, इट इज अ केस ऑफ द अंडर सब्सक्रिप्शन एंड द अदर इट इज अ केस ऑफ द ओवर सब्सक्रिप्शन. नाउ अंडर सब्सक्रिप्शन जैसे कि नाम से पता चल रहा है, यानी कि जितना इश्यू किया गया उससे कम अमाउंट सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि आपके पास जो एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव हुआ है दैट इज बेसिकली लोअर देन दैट ऑफ द इश्यूड कैपिटल. नाउ अवर इश्यूड कैपिटल इज 5,000 करोड़. ओके, एंड फर्दर लेट अस टेक द केस कि आपके पास अंडर सब्सक्रिप्शन में जो अमाउंट रिसीव हुआ दैट इज 4,700 करोड़. तो अभी यहां पर अगर तो बैंक ने, अगर तो यहां पर कंपनी ने पहले कोई यहां पर अरेंजमेंट किया होता किसी मर्चेंट बैंक के साथ सो एज टू सब्सक्राइब देयर शेयर्स एज पर द प्रोसेस ऑफ द अंडर राइटिंग, तो यहां पर कंपनी 300 करोड़ के और जो शेयर्स है वो यहां पर क्या कर लेगी? सब्सक्राइब कर लेगी. ठीक है, अंडर राइटिंग के तहत जो दूसरी कोई कंपनी है या बैंकिंग कंपनी है जो मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है दैट कैन डू द प्रोसेस ऑफ अंडर राइटिंग, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था. अंडर राइटिंग यही प्रोसेस रहता था ना कि जब हमारे पास यहां पर अंडर सब्सक्रिप्शन है उसके केस में यहां पर कंपनी जो है रेस्ट ऑफ द शेयर्स को क्या कर सकती है? सब्सक्राइब कर सकती है. जो बैंकिंग कंपनी है जो मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है दैट कैन डू सब्सक्राइब द रेस्ट ऑफ द शेयर्स. ओके, तो दैट इज अंडर द केस ऑफ द अंडर सब्सक्रिप्शन. ओवर सब्सक्रिप्शन का कब रहेगा? जब यहां पर कंपनी ने इश्यू निकाला है 5,000 करोड़ का, लेकिन यहां पर जो एप्लीकेशंस रिसीव हो गई हैं, लेट अस टेक द केस, वो आपके पास रिसीव हो गई हैं 12,000 करोड़ की. वो आपके पास रिसीव हो गई हैं 12,000 करोड़ की. दैट वुड बी सेड टू बी व्हाट? उसे हम क्या कहेंगे? दैट वुड बी सेड टू बी द ओवर सब्सक्रिप्शन केस. ओवर सब्सक्रिप्शन का केस कहेंगे. ठीक है, अब यहां पर अब चाहे मान लीजिए ओवर सब्सक्रिप्शन का केस था, जब तो अंडर सब्सक्रिप्शन का केस था तब तो सभी के सभी जितने भी लोगों ने अप्लाई किया होगा शेयर के लिए उन सभी को शेयर्स अलॉट हो जाएंगे.
ओके एंड लेकिन जब ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है तब कंपनी इज रिस्ट्रिक्टेड कि वो सिर्फ और सिर्फ इश्यूड कैपिटल के इक्विवेलेंट ही शेयर्स को इश्यू कर सकती है, उससे ज्यादा के शेयर्स को इश्यू नहीं कर सकती है। कंपनी ने जब इश्यू जो है वो 5000 करोड़ का रोल आउट किया है तो कंपनी सिर्फ और सिर्फ 5000 करोड़ के शेयर्स को ही इश्यू कर पाएगी। ओके तो कंपनी यहां पे 12000 करोड़ के शेयर्स को नहीं इशू कर सकती, कंपनी विल बी इशूइंग द 5000 करोड़ शेयर्स ओनली। ओके तो यहां पर कंपनी जो है कुछ एक लोगों को शेयर्स इशू करेगी, कुछ एक लोगों को नहीं करेगी, या फिर हो सकता है कि सभी के सभी शेयर होल्डर्स को कुछ एक परसेंटेज के जो शेयर्स है वो यहां पर इशू कर दे एज पर द जो भी यहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से जजमेंट लिया जाएगा। एंड बाकी का जो पैसा था उनका अगर तो किसी को शेयर अलॉट नहीं हुए तो पूरा का पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा, अगर इन प्रोपोर्शन अभी अगर अलॉटमेंट हुई है तो उसके केस में कुछ एक पैसा यहां पर वापस हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये चीज यहां पर क्लियर हो गई है। ओके सो नाउ दैट इज रिलेटेड टू व्हाट? दैट इज रिलेटेड टू द इशूड कैपिटल। अब यहां पर जब लोगों को शेयर्स मिल जाएंगे देन दे विल बी पेइंग द अमाउंट, तब वो क्या करेंगे? पैसा पे करेंगे एंड दैट विल बी फॉर्मिंग व्हाट? दैट विल बी फॉर्मिंग द पेड अप कैपिटल। वो क्या फॉर्म करेगी? दैट विल बी फॉर्मिंग द पेड अप कैपिटल ऑफ द फर्म। इज दैट क्लियर? तो लास्ट वन इट इज द, हमने एक सब्सक्राइब कैपिटल के बारे में बात करी एंड फर्दर इट इज अ पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल, नाउ द पेड अप कैपिटल इज बेसिकली, पेड अप कैपिटल जो है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम किसके इक्वल हो सकती है? दैट कैन बी मैक्सिमम इक्वल टू इशूड कैपिटल। सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पेड अप कैपिटल एंड इशूड कैपिटल? दैट पेड अप कैपिटल इज लेसर देन और इक्वल टू द इशूड कैपिटल। ओके is that clear? So paid up capital is lesser than or equal to issued capital. That could be the relationship between the two. Okay. अभी यहां पर जो सेक्शन 12 है वो क्या कहता है? वो कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बताता है एंड जो रेशियो कही गई है, मिनिमम रेशियो कही गई है किसकी? ऑथराइज्ड कैपिटल टू सब्सक्राइब्ड कैपिटल टू पेड अप कैपिटल। सो ऑथराइज्ड कैपिटल AC टू फर्दर सब्सक्राइब्ड कैपिटल SC टू फर्दर पेड अप कैपिटल PC, इट इज मिनिमम टू बी 4:2:1। ये मिनिममली कितनी मेंटेन करनी है? 4:2:1 को मेंटेन करना है। इज दैट क्लियर? ये चीज यहां पर क्लियर हो गई है। ओके नेक्स्ट इट इज रिलेटेड टू सेक्शन 13, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। तो सेक्शन 13 किस चीज के रिलेटेड है कि यहां पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है किसके ऊपर? कमीशन ब्रोकरेज डिस्काउंट के ऊपर। यानी कंपनी जो है वो यहां पर जो भी पेड अप वैल्यू है सिंगल शेयर की उसके ऊपर 2.5% ऑफ द पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर से ज्यादा की ना तो कमीशन दे सकती है, ना ब्रोकरेज दे सकती है, ना ही डिस्काउंट प्रोवाइड कर सकती है। तो कंपनी अपनी मनमानी नहीं कर सकती है। कंपनी ने अगर अपने शेयर्स को बेचने के लिए मान लीजिए अंडर राइटिंग का प्रोसेस किया है तो यहां पर कंपनी बेसिकली क्या कह रही है? किसी मर्चेंट बैंक को कह रही है परचेज करने के लिए एंड मर्चेंट बैंक किसी ना किसी कमीशन के लिए वो परचेज करेगा, ऐसा तो परचेज करेगा नहीं। नाउ दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू व्हाट? दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू 2.5% ऑफ द पेड अप वैल्यू ऑफ अ सिंगल शेयर। पेड अप वैल्यू ऑफ द सिंगल शेयर। अब देखिए पेड अप वैल्यू एंड फर्दर मार्केट वैल्यू में डिफरेंस हो सकता है। नाउ लेट अस टेक द केस कि यहां पर जो पेड अप वैल्यू है शेयर की दैट इज व्हाट? दैट इज 100 रुपीज। लेट अस टेक द केस कि यहां पर पेड अप वैल्यू जो है दैट इज ₹100 एंड फर्दर जो मार्केट वैल्यू है दैट इज 153। दैट इज 153। तो जो ये 100 रुपीज है आउट ऑफ दिस मार्केट वैल्यू ऑफ 153 दैट विल बी फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ, वो किस चीज का पार्ट बनेगा? वो पेड अप कैपिटल का पार्ट बनेगा। वो पेड अप कैपिटल का पार्ट बनेगा एंड पेड अप कैपिटल जो है दैट इज पार्ट ऑफ नेटवर्थ। यानी कि जो कैपिटल रहता है ना बैलेंस शीट में हमारे पास दो साइड्स रहती हैं, वन इट इज अ लायबिलिटी साइड एंड अदर वन इट इज अ एसेट साइड। ठीक है तो हमारे पास लेफ्ट साइड पर लायबिलिटीज रहती हैं, राइट साइड पर एसेट्स रहते हैं। तो यहां पर ये लायबिलिटीज का पार्ट बनता है कैपिटल एंड रिजर्व्स के अंदर। जो पेड अप कैपिटल है वो यहां पर इसका पार्ट बनेगी। इसी तरह से जो 53 रुपीज यहां पर है, जो 100 रुपीज है वो तो पेड अप कैपिटल का पार्ट बनेंगे। जो 53 रुपीज यहां पर है दैट विल बी फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द शेयर प्रीमियम। दैट विल बी फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द शेयर प्रीमियम। तो यहां पर ये शेयर प्रीमियम का पार्ट बनेगा। ठीक है इज दैट क्लियर? तो ये दोनों किसका पार्ट बनते हैं? ये यहां पर कैपिटल एंड रिजर्व्स का ही पार्ट बनते हैं। ओके तो जो रिस्ट्रिक्शन है दैट इज टू अप टू 2.5% ऑफ द पेड अप वैल्यू ऑफ द सिंगल शेयर। सेक्शन 15 इट इज रिलेटेड टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड। पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अब कंपनी को मान लीजिए प्रॉफिट हुआ
2020 में कंपनी ने शेयर्स इशू किए वर्थ रुपीज 5,000 करोड़, 5,000 करोड़ के प्रॉफिट अपने कंपनी ने शेयर इशू किए। एंड नेक्स्ट ईयर कंपनी ने, क्योंकि अब कंपनी ने एक्सपेंशन की, तो 2021 में कंपनी को प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ? कंपनी को प्रॉफिट हुआ यहां पर 15,000 करोड़ का। कंपनी को प्रॉफिट हुआ 15,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है। तो कंपनी यहां पर जो भी अपने कैपिटलाइज्ड एक्सपेंसेस है, जो भी अपने कैपिटलाइज्ड एक्सपेंसेस हैं, लाइक प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? जो एक्सपेंसेस कंपनी को सेटअप करने के लिए किए गए हैं। नाउ दीज आर इनटेंजिबल एसेट्स। जो इनटेंजिबल एसेट्स है, कौन से? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो हैं, इनको यहां पर राइट ऑफ करना होगा। जितने भी यहां पर इंटेंजिबल एसेट्स हैं, इनको यहां पर, जिसमें जो एक्सपेंसेस की फॉर्म में, यानी कि जो कैपिटलाइज्ड एक्सपेंसेस है, जो लंबे समय के लिए यूज होने वाले हैं, उन एक्सपेंसेस को यहां पर राइट ऑफ करना होगा। एंड फर्दर राइट ऑफ करने के बाद यहां पर कंपनी जो प्रॉफिट में पार्ट बचेगा, उसमें से कुछ एक पार्ट को रिटेन कर लेगी अपने फंक्शंस के लिए। लेट अस टेक द केस कि कंपनी ने यहां पर 15,000 करोड़ में से यहां पर कैपिटलाइज्ड एक्सपेंसेस कर दिए 600 करोड़ के, 600 करोड़ के यहां पर कैपिटलाइज्ड एक्सपेंसेस कर दिए, 14,400 करोड़ यहां पर कंपनी के पास बच गए। बीच में से कंपनी ने 4,400 करोड़ रुपीस जो थे वो यहां पर रिटेन कर लिए अपने फ्यूचर, यहां पर जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए 4,400 करोड़ रुपीस यहां पर रिटेन कर लिए। एंड जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है, वहां पर कंपनी जो है वो डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। अब जो कंपनी है इस अमाउंट का डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। सिर्फ और सिर्फ आपको यहां पर कंपोनेंट से समझाने के लिए मैंने ऐसा किया है। तो पहली चीज तो है, जो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है ये बैंक के प्रॉफिट में से डिक्लेयर किया जाता है। सेकंड इट इज कि यहां पर जब तक जितने भी कैपिटलाइज्ड एक्सपेंसेस हैं उनको राइट ऑफ नहीं कर दिया जाता, तब तक डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। कंपनी आल्सो कुछ एक पार्ट को रिटेन कर लेती है सो एज फॉर देयर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पर्पसेस। उसके बाद जो पैसा बचता है कंपनी उसमें से ही सिर्फ और सिर्फ यहां पर क्या करती है? डिविडेंड को डिक्लेयर करती है।